नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। और वहीं आपको बता दें कि आज यूपी में 9 जिलों की करीब 54 सीटों पर मतदान जारी और इस वक्त जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जौनपुर की इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मछली शहर विधानसभा में ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि बूथ संख्या 45 जमालपुर में ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि ईवीएम खराब करीब 30 मिनट की देरी से शुरू हुआ था मतदान, जिसके बाद अब मतदान शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी में 7वें और आखिरी चरण का मतदान जारी है और इस बीच जौनपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आई। और वहीं आपको बता दें कि मछली शहर विधानसभा में ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आई है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर रूस लगातार हमले ने यूक्रेन की हालत खराब कर दी। और अब खबर है कि यूक्रेन अपनी सेना में सीरियाई लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। और वहीं दरअसल मीडिया एजेंसी द कीव इंडिपेंडेंट के दावा है कि रूस अब सीरियाई लड़ाकों की भर्ती अपनी सेना में कर रहा है और रूस इन्हें कीव को कब्जा करने की जंग में भेज रहा है। तो वहीं हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा था कि नाटो के सदस्य यूक्रेन में लड़ाकू विमान भेज सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने अपने विमान चालकों को यूक्रेन भेजने और अपने हवाई क्षेत्रों के इस्तेमाल की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल रूस ने कल ही कहा था कि नाटो से जुड़े मुल्कों की तरफ से यूक्रेन को सैन्य मदद दी गई तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। और वहीं यूक्रेन पर हो रहे हमलों के विरोध में अब नेटफ्लिक्स भी सामने आ चुका है। दरअसल नेटफ्लिक्स ने कहा है कि वो रूस में अपनी सेवा को निलंबित कर रहा है और कंपनी ने अपने द्वारा जारी किए एक बयान में कहा कि कंपनी ने जमीनी हालत को देखते हुए रूस में अपनी सेवा पर रोक लगाने का फैसला किया। और वहीं दूसरी तरफ टिकटॉक भी रूस में अपने प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने और देखने से रोक लगा दी है। और वहीं फिलिस्तीन से भारत के लिए बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आई है और विदेश मंत्रालय के अनुसार जानकारी दी गई है कि फिलिस्तीन में और भारत के राजदूत की मौत हो गई। और इस पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया है कि फिलिस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आर्य को उनके दूतावास में मृत पाया गया है और इस पर भारत के विदेश मंत्री ने शोक भी व्यक्त किया है। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए फिलिस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आर्य की मौत पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि फिलिस्तीन के रमल्ला में भारत के प्रतिनिधि श्री मुकुल आर्य के निधन के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा है और वो एक उज्जवल और प्रतिभाशाली अधिकारी थे और उनके सामने बहुत कुछ था और मैं दिल से उनके परिवार और प्रियजनों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं और ओम शांति लिखा उन्होंने। और वहीं फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ये जानकारी दी है कि फिलिस्तीन राज्य में भारत गणराज्य के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हो गया है, जिसमें फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने राजदूत मुकुल आर्य के निधन पर बहुत दुख और पीड़ा भी व्यक्त की है और उनका कहना है कि वो भारतीय विदेश मंत्रालय से आधिकारिक संपर्क करें ताकि मृत राजदूत के पार्थिव शरीर को उसके देश पहुंचाने की व्यवस्था पूरी की जा सके। और वहीं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में अब बारी फाइनल यानी कि 7वें चरण की। और वहीं 7वें चरण में पूर्वांचल के 9 जिलों की करीब 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और जहां पर 613 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। और वहीं सूबे की सत्ता के लिहाज से ये चरण सबसे अहम माना गया है और ऐसे में बीजेपी के सामने अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चिंता है तो सपा और बीएसपी को अपने पुराने गढ़ में ताकत दिखाने का मौका है। और वहीं इतना ही नहीं, जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। और दिलचस्प बात है कि पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आजमगढ़ संसदीय सीट पर मतदान होना है। और वहीं आपको बता दें कि अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के मिर्जापुर में मतदान है और जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और भारतीय सुलेदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर
दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं की किस्मत का फैसला भी इसी चरण के चुनाव में होगा। और यूपी के 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटें शामिल हैं। और वहीं आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सपा का गढ़ माना जाता है, तो मऊ और गाजीपुर में उसके सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान का भी असर माना जाता है। और वहीं उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण की मतदान जारी है। 9 जिलों की 54 सीटों पर आज 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। और वहीं इस चरण में जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही और सोनभद्र शामिल है। और वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता से वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है और सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश से भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। 7वें चरण की 54 सीटों में से 11 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और वहीं उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्ववर्ती 6 चरणों में 349 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। और पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि 10 मार्च को लगातार मतदान जारी है। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सगड़ी के बूथ संख्या 154 पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। और वहीं आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ईवीएम मशीन को लेकर जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। और सगड़ी के बूथ संख्या 154 पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। और वहीं आपको बता दें कि ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। और वहीं बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि आजमगढ़ से आ रही है, जहां पर बूथ संख्या 154 पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और जिसके बाद मतदाताओं में काफी आक्रोश भी है और लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि ईवीएम मशीन को लेकर जानकारी सामने आ रही है, जहां से आजमगढ़ की बूथ संख्या 154 पर ये मतदान जहां हो रहा है वहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आरोप लगाया कि जहां पर वो ड्यूटी कर रहे थे जो अधिकारी हैं उसने जानबूझकर बदमाशी की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी ने जानबूझकर बदमाशी की है। मंत्री ने सीधा अधिकारी पर आरोप लगाया। और वहीं आपको बता दें कि 40 मिनट से मशीन का मुख्य बटन ऑफ कर रखा था, ये मंत्री जायसवाल ने कहा है। और वहीं आपको बता दें कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं थी, जो कि विशेषज्ञ ने बताया। इसके बाद मंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव का समय 40 मिनट बढ़ाया गया। और वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव जब ईवीएम मशीन नहीं चल पाई तो जिसके चलते 40 मिनट देरी से मतदान शुरू हो चुका है। और वहीं आपको बता दें कि कोई खराबी नहीं हुई थी, जिसकी जानकारी अधिकारी और मंत्री ने दी है। और वहीं आपको बता दें कि 40 मिनट से मशीन का मुख्य बटन ऑफ कर रखा था, और जहां पर मंत्री ने कहा कि ये जांच का विषय है। और वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव का समय 40 मिनट बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद अब जिलाधिकारी ने साफ कह दिया है कि 40 मिनट मतदान का जो समय है वो अब बढ़ा दिया जाएगा। अब वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 12वां दिन है, और इस जंग के दौरान यूक्रेन में भारी तबाही देखने को मिल गई है। और वहीं दोनों पक्षों के बीच बातचीत तो हुई, लेकिन बेनतीजा रही और कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं। और इस बीच यूक्रेन ने रूस के हमलों पर रोक लगाने के लिए आईसीजे का रुख किया है, और यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। और वहीं आज यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से एक आपातकालीन निर्णय जारी करने की मांग रखेगा, जिसमें रूस को हमले से तुरंत रोकने की बात कही जाएगी।
दरअसल यूक्रेन दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रूस पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है और इन आरोपों के बाद रूस पर संभावित युद्ध अपराध के मामले में हमले को रोकने का फैसला भी दिया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ रूस ने आम नागरिकों को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार किया है। और वहीं पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को रूस की विशेष सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता थी ताकि पूर्वी यूक्रेन में परेशान किए जाने वाले उन लोगों की रक्षा की जा सके जिनकी पहली या एकमात्र भाषा रूसी है। और वहीं रूस के इस आरोपों पर यूक्रेन का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन के लोगों पर नरसंहार का दावा असत्य है और कोर्ट किसी भी मामले में आक्रमण के लिए कानूनी औचित्य प्रदान नहीं करता है। रूस ने रविवार को नाटो सदस्य रोमानिया समेत यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी देशों को कीव के सैन्य विमानों की मेजबानी पर चेतावनी जारी की है और रूस ने कहा कि जो भी देश ऐसा कर रहा है वो एक तरह से इस युद्ध में शामिल हो रहा है। और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोन्शेन्कोव ने एक वीडियो ब्रीफिंग में कहा कि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यूक्रेनी लड़ाकू विमान रोमानिया और अन्य पड़ोसी देशों के लिए उड़ान भर चुके और उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना द्वारा रूस के खिलाफ इन देशों के हवाई क्षेत्र नेटवर्क का उपयोग सशस्त्र संघर्ष में इन राज्यों की भागीदारी मानी जाएगी। और वहीं इस पर रोमानिया के प्रधानमंत्री निकोले सोयोका ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यह शुद्ध बयानबाजी है जो वास्तव में जमीन पर हो रही घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए बनाई गई है और युद्ध में आम नागरिक मारे जा रहे, सशस्त्र संघर्ष के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। और उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी देशों के हवाई क्षेत्र नेटवर्क का उपयोग इस संघर्ष में शामिल होने के रूप में माना जा सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बार बार वेस्टर्न कंट्रीज से मांग की है कि रूसी हमलों को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू किया जा सके।